आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशनल। ओके ग्रेविटेशनल में पहला हेडिंग बनेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है। ओके न्यूटन भाई साहब ने अपने ग्रेविटेशनल लॉ में क्या बोला कि अगर अपने पास दो मास है, सपोज m1 एंड सेकेंड मास इज m2, ठीक है, दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस मतलब सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला कि अपने पास दो मास हो और अपने पास दोनों के बीच का जो सेंट्रल डिस्टेंस है वो कितना है, r है, तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। अंडरस्टैंड। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में क्या सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर अपने पास दो मास है और दोनों मास का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर r है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों मास के प्रोडक्ट का। ठीक है, यहां पर अपन ने लिख दिया। दूसरी बात बोला कि अपने पास जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ठीक है। सेकेंड बात उसने क्या बोला अपने पास कि अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं r डिस्टेंस पे, तो उनके बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जो है अपने पास, वह क्या होगा, उन दोनों मास के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अपने पास दो अपन चीजें, एक इक्वेशन बनाया क्या, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू m2 एंड f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब यहां पर हम लिखते हैं पहली बात है क्या कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses is number first directly proportional to product of two masses. Okay, and second one is inversely proportional to square of distance between two masses. ओके, तो यहाँ पे अपने पास हमने क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में क्या बोला उसने कि दो मास अगर है, दोनों के बीच का सेंट्रली डिस्टेंस अपने पास r है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट बिटवीन टू मासेस एंड सेकेंड वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम बोलते हैं क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम लिख सकते हैं फ्रॉम बोथ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर। चलो भाई इतना लिखो, आप लोग इतना लिखो जल्दी से। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है,
ओके, तो हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक। ओके, इसको मैं रफ करते हैं, आगे बात करते हैं। जो हमें फाइनली एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 क्या है, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये r क्या है, सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ओके, ये डिस्टेंस सेंट्रली होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अपने पास क्या मिलेगा, ये मिला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में क्या, r स्क्वायर। अब देखो जहां पे फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है उसको हटा के वहां पर इक्वल लगाते हैं, तो अपन ने क्या किया, F इक्वल टू, इसको लगाने के साथ साथ एक कांस्टेंट भी लगाते थे, यहाँ पर कांस्टेंट लगाया कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो ये बन गया अपने पास क्या, फॉर्मूला, ठीक है। इसी F को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कैसा टाइप का फोर्स होता है, तुम्हारा आंसर होगा नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स होता है, ठीक है, नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स, ठीक है। दूसरी बात इसका नेचर कैसा होता है, तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, मतलब दो मास है, दोनों मास के बीच में जो फोर्स होगा वो उसका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव, दोनों क्या चाहेगा कि एक दूसरे के पास आना, ठीक है। ओके, रही बात ये G क्या है सर, तो G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, इतना नोट करो। ओके, और ये अपने पास जो G है ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट, या फिर इसको, इस G को दूसरा नाम दोगे क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना देके लिखोगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल क्यों बोला गया, कि ये क्या होता है अपने पास G, ये कहीं भी चले जाओ, ठीक है, किसी भी मीडियम में चले जाओ, इस G की वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इस G की वैल्यू यही मिलेगा, कितना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, नोट करो भाई। ओके, देन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। सबसे अपन यहां लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज, नंबर फर्स्ट, नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स, ओके। नंबर सेकेंड, अट्रैक्टिव फोर्स, ओके। नंबर थर्ड इज सेंट्रल फोर्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर लगने वाला फोर्स। एंड नंबर फोर्थ इज independent on मीडियम, इसका भी फील लेंगे हम लोग, ठीक है। इतनी बात नोट करो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अपने पास ये जो फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, फोर्स की वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट है, उनका डिस्टेंस कुछ है, अगर वो एयर में है उनका फोर्स उतना ही होगा जितना वही ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में ले जाएंगे, जितना फोर्स पानी में होगा उतना ही फोर्स एयर में होगा, ठीक है। मतलब ये जो अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आया, नोट कर लो।
ओके, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इस जी का यूनिट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। हम फाइंड करने वाले हैं क्या, यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है भाई, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, देखो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहां से हमें निकालना है क्या, कैपिटल जी का यूनिट। तो कैपिटल जी यहां से निकालो, क्या लिखोगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। ओके, आपको यूनिट ऑफ जी चाहिए, यूनिट ऑफ जी क्या मिलेगा, देखो F का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, R इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, m1 इज द मास तो kg, m2 इज आल्सो मास kg, क्या यूनिट होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। इसीलिए हम लोग क्या लिखते थे, कैपिटल जी का जो वैल्यू था, ये कांस्टेंट वैल्यू कितना 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, और इसका यूनिट क्या लिखते थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए जी जो होता है ना बहुत छोटा है, ठीक है भाई, बहुत छोटा मतलब 10 पावर माइनस 11 बहुत छोटा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही कम अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। ये किसके किसके बीच में होता है, सन मून के बीच में, ठीक है, अपने पास मून अर्थ के बीच में, सन अर्थ के बीच में फोर्स, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडरस्टैंड, नोट करना। ओके, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पे, और भी वो न्यूमेरिकल कैसा होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल। चल देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो मास है, सपोज एक मास m है और दूसरा मास भी क्या है, m है, ठीक है, दोनों मास की वैल्यू क्या है, सेम है, दो ऑब्जेक्ट दोनों का मास सेम है, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r, ठीक है, और ये रखे हुए सपोज al में, ठीक है, ये दो मास है, एक का मास, एक ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, दोनों रखे हुए हैं r डिस्टेंस पे और रखे का है al में, उस टाइम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो F है, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब तुमने क्या किया कि इसी मास को, इसी दो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया कि डिस्टेंस वही रहा, बट उसको लिक्विड में लेके रख दिया या फिर वाटर में लेके रखा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, दोनों का मास सेम है, ठीक है, और रखे हुए एयर में इस टाइम जो फोर्स है वो कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स F है। अब क्या किया, उन्हीं दो ऑब्जेक्ट को जिनका मास सेम है और सेम डिस्टेंस पे कहां रखा, वाटर में, तो बोलेगा न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, हमने मान लिया कि न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, F डैश होगा। चलो तो देखो ध्यान से, अपने पास यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ओके, क्या यहाँ पे m1 m है, m2 भी m है, क्या लिखेंगे, कैपिटल G m स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ रहा, ये कहाँ रहा, एयर में, ठीक है। चलो वाटर में लगाते हैं, तो F फॉर वाटर क्या लिखेंगे, कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर, और m1 भी m है और m2 भी m है, क्या मिलेगा, कैपिटल G m स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो F वाटर में कितना मिला भाई आपको, कैपिटल G m स्क्वायर बाई r स्क्वायर। आपको क्या दिखा, आपको ये दिखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एयर में है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, वाटर में, मतलब मीडियम चेंज करो, ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है, किसी भी मीडियम में चले जाओ। गॉट इट क्लियर, ओके, नोट डाउन। ओके, सेकेंड न्यूमेरिकल,
मतलब अब मीडियम पे कोई अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि मीडियम में कहीं किसी मीडियम में चले जाओ, किसी मीडियम में चले जाओ, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बोला अपने पास दो मास है, ओके, इसका पहले जो ऑब्जेक्ट है, पहले का मास m है और दूसरे का मास भी m है, और इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, ठीक है। किसी मीडियम में रखे हो, डज नॉट मैटर। इनके बीच का जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स U F है, ठीक है। अब क्या किया हमने कि दोनों मास का सेंट्रल डिस्टेंस हमने सेम रखा, दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने सेम रखा, हाँ, बट मास का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स कर दिया। पहले मास m था, अब मास कितना हो गया, 2m दोनों का। अब पूछता है न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्या दो ऑब्जेक्ट है जिन दोनों का मास कितना m है, दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस r है। हमने क्या किया, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, बट डिस्टेंस वही रखा, तो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, यहां से फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। क्या लिखोगे, कैपिटल G m1 की जगह m लिखोगे, m2 की जगह m लिखोगे, अपॉन में r स्क्वायर। तो इस केस में F कितना आएगा, कैपिटल G m स्क्वायर बाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो इसको, ठीक है। चलो इसमें लगाओ फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे, F डैश इक्वल टू कैपिटल G m1 की जगह 2m लिखोगे और m2 की जगह भी 2m लिखोगे, अपॉन में डिस्टेंस वही है। तो F डैश कितना होगा भाई, आप बोलोगे 4 कैपिटल G m बाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर कितना है, 2 है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब जो m1 रखेंगे वो 2m रखेंगे, m2 रखेंगे 2m रखेंगे, 2 2 जा 4 m स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि पुट द वैल्यू ऑफ, अच्छा छोड़ जाओ, सेकेंड इक्वेशन क्या मिला, F डैश इक्वल टू 4 G m स्क्वायर बाई r स्क्वायर, यही मिला। क्या हम G m स्क्वायर बाई r स्क्वायर को F लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन से हम कैपिटल G m स्क्वायर बाई r स्क्वायर वैल्यू क्या F लिख सकते हैं। क्या मिलेगा, ये 4F। मतलब ये कि अपने पास अगर हम दोनों के मास को दोगुना बढ़ा देते हैं तो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और पुराने ग्रेविटेशनल फोर्स का 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज्ड 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। गॉट इट क्लियर? नोट कर लो। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पैटर्न बिल्कुल सेम, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m है तो दूसरे का मास भी m है, और इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, और इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो F है। अब हमने क्या किया कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रखा, जो इनिशियल था वही फाइनल है, बट इनके बीच का डिस्टेंस हमने आधा कर दिया। पहले r था बट अब r/2 हो गया, तो पूछा है न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। हमने मान लिया कि न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स F डैश होगा, ठीक है। इसी F डैश की वैल्यू फाइंड करना है। चलो देखो ध्यान से, पहले के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G m स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला। ऐसा क्यों?
क्योंकि m1 m2 m है, देन m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में r स्क्वायर। इसके लिए अप्लाई करो फोर्स फॉर्मूला f डैश इक्वल टू कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन जो r है वो r नहीं रखेंगे, अब r/2 रखेंगे, तो क्या मिलेगा r/2 का होल स्क्वायर। देन कितना देगा अपने को कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर बाई 4, जो f डैश मिलेगा वो मिलेगा क्या 4gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, देखो जैसे इक्वेशन सेकेंड कितना आया है, f डैश इक्वल टू 4gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर। क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट से gm बाई r m स्क्वायर बाई r स्क्वायर को f लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो न्यू फोर्स जो आएगा वह 4 टाइम्स इनिशियल फोर्स से बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब आपने क्या देखा, आपने क्या नोटिस किया कि अपने पास दो ऑब्जेक्ट जिसका मास सेम है उनके मास को 2 गुना कर देते हैं और डिस्टेंस सेम रखते हैं, तब भी फोर्स 4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा था। और अगर हम दोनों मास को सेम रखते हैं बट उनके बीच का डिस्टेंस आधा कर देते हैं, तब भी जो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो इनिशियल के 4 टाइम्स इंक्रीज मिलेगा। गॉट इट क्लियर? ओके, एक बार हम डिस्टेंस बढ़ा के देखते हैं अब। ठीक है, नोट कर लो। न्यूमेरिकल नंबर 4, इसको नोट करो, फिर न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पैटर्न बिल्कुल सेम, दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास सेम है m, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है r है और इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स सपोज F है। हमने क्या किया कि इस बार इनके मास को भी 2 गुना किया। इनके मास, चलो इनका मास हमने बोला इनका मास जो है वह सेम रहेगा m, बट इनके बीच का डिस्टेंस हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया। ठीक है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अब कितना है 2r हो चुका है। अब बोला है न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो F डैश अपन को निकालना है। चलो फर्स्ट डायग्राम देख के हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं F इक्वल टू कैपिटल G m स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू कैपिटल G, मास तो चेंज नहीं हुआ है बट उनके बीच का डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा कैपिटल G m स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड फिर लिखता हूं F इक्वल टू 1/4 g m स्क्वायर बाई r स्क्वायर लिख सकता हूं इक्वेशन 4 को। बिल्कुल सही, 4 को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, क्या अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं 1/4, इसको लिख सकते हैं क्या F, ये F डैश है, न्यू फोर्स है, न्यू फोर्स को अपन F डैश से सो के F डैश है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये F, मतलब कि अपने पास पहले फोर्स F था बट डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ाने से फोर्स कितना हो गया F/4 हो गया, मतलब डिक्रीज्ड 4 टाइम्स, 4 गुना कम हो जाता है अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर, ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, अपने पास एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी जिसका मास m है, दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस r है। अपने मास को भी 2 टाइम्स बढ़ाया। अच्छा, जब अपने पास दोनों का मास m था और डिस्टेंस बीच का r था, तो उस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स F था। अब अपन ने मास को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, दोनों के मास को 2 टाइम्स बढ़ा दिया और डिस्टेंस भी 2 टाइम्स बढ़ा दिया। अब चेक करते हैं
कि जो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ डैश फाइंड करना है। पहले से अपन क्या लिख सकते हैं, पहले डायग्राम को देख लेते हैं, कैपिटल जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे को अपन बोला एफ डैश, क्या लिखेंगे, कैपिटल जी m1 2m है और m2 भी 2m है, बट डिस्टेंस 2r का होल स्क्वायर। तो एफ डैश कितना मिलेगा, देखो 4 कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना 4r स्क्वायर, ठीक है। देखो 4 खत्म हो जाएगा तो जो एफ डैश आएगा वो कितना है, कैपिटल जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मतलब कि अगर आप मास को 2 टाइम्स बढ़ाओ और डिस्टेंस भी बढ़ाओ तो जो फोर्स इनिशियल होगा वही फोर्स फाइनल, ठीक है भैया। जब अपने पास मास दोनों का m था, डिस्टेंस r था, तब भी फोर्स f है। जब अपने 2 टाइम्स बढ़ा दिया और डिस्टेंस भी 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो फोर्स भी बिल्कुल सिमिलर रहा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे एंड मेक अ नोट्स, ओके, ऑफ दिस लेक्चर।